नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे आप सभी को ओम गुरुकुल एकेडमी पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जितने भी बेस्ट क्वेश्चन करंट अफेयर में बन सकते हैं आप सामने एनालिसिस कराएंगे। जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उनके जितने भी फैक्ट जरूरी होते हैं वही बताते हैं। हम लोगों को जो परीक्षा हॉल में पूछा जा सकता है पैटर्न देखते हैं। हमने बहुत सारे एग्जामों के पैटर्न को देखता हूँ, उनके हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें ज़्यादा बताना या बिल्कुल ना देखना ये भी गलत होता है कि, लेकिन बहुत ही डिटेल एनालिसिस हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जितना एक क्वेश्चन से या एक जानकारी से पूछा जा सकता है, जितना याद रखना चाहिए, सिर्फ वही चीज़ देखते हैं दोस्तों। और आप सभी लोगों को ओम गुरुकुल एकेडमी से ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना हो दोस्तों। यूपी पुलिस का अभी हाल ही में बैच स्टार्ट हुआ दोस्तों, 7:30 से लेकर 11:30 तक 4 घंटे का बैच है कंटिन्यू। आप लोगों को जानकारी होगी। जिसे भी इंक्वायरी कलेक्ट करना हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके नंबर से कॉल कर सकता है, या काकादेव में ओम चौराहे के पास पे हेड ब्रांच है, आप जाकर ऑफिस में जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप पढ़ते रहिए दोस्तों। आप लोग सर्दी के मौसम में अपना बचाव करते हुए जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर रहना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से उसका एग्ज़ाम डेट आने का इंतजार किए बिना तैयारी कीजिए, कंटिन्यूटी से तैयारी करिए, तभी हम उस एग्ज़ाम को अंत तक फतेह हासिल कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ आप सभी लोग डेट का जो इंतजार करते हैं कि डेट आएगी तभी शुरू करेंगे, ये बहुत ही गलत बात होती है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स इस चीज़ को नहीं देखता है, वो अपनी प्रॉपर तैयारी करता है, वही आखिरी में सक्सेस भी होता है। चलते हैं आज के बेस्ट एमसीक्यू के साथ दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वह देश का पहला राज्य बन गया है? किस मामले में दोस्तों पहला राज्य ये बन गया जहां बैंकिंग क्षेत्र अब पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। अभी हाल ही में एक राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वह राज्य पूरी तरह बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल हो गया है दोस्तों। कि केरल ने राज्य ने, या जम्मू एंड कश्मीर ने, या मध्य प्रदेश ने, या तमिलनाडु ने। ठीक दोस्तों, देखो अभी हाल ही में दोस्तों पूरा राज्य जो बैंकिंग क्षेत्र है डिजिटल हो गया। अभी किसने घोषणा की है? केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। ठीक, अभी हाल ही में केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दोस्तों घोषणा की है कि केरल राज्य पूरी तरह से बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल हो गया है दोस्तों। आप लोग सोचेंगे कि डिजिटल जो कार्यक्रम है कब से लॉन्च किया गया है, कब से चालू है? क्वेश्चन अमूमन बन सकता है, क्योंकि ये अगर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन बन सकता है जब आपसे पूछा जब ये चर्चा में अभी हाल ही में कि बैंकिंग क्षेत्र में पूरा डिजिटल बन गया, कौन सा केरल राज्य, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक, कब किया गया था? 2015 में। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये फैक्ट भी क्लियर कर लेना कि सबसे पहले केरल राज्य का एक जिला है जिसका नाम है त्रिशूर। केरल राज्य का पहला ऐसा जिला त्रिशूर राज्य जो बैंकिंग क्षेत्र में पूरी तरह डिजिटल बन गया था। आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जब ये चर्चा में केरल राज्य पूरा, लेकिन अगर पहले जिला की बात करें तो त्रिशूर ऐसा जिला है जो बैंकिंग क्षेत्र में पूर्णतया डिजिटल बना था। कब बना था आपसे पूछा जाए? 2021 में। कब बना था? 2021 में। तो क्या जाना किस राज्य के? केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यह भी हाल ही में घोषणा की है कि क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र में दोस्तों पूर्णतः डिजिटल बन गया। और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? 2015 में किया गया था दोस्तों। और त्रिशूर ऐसा जिला है पहला, कहाँ का? केरल का, जो 2021 में पूर्णतः बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल बन गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों केरल। देखो ऑप्शन जो
जो दिए हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर। देखो अभी जम्मू एंड कश्मीर का एक सांबा जिला है, सांबा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में एक सांबा जिला है जो आयुष्मान भारत योजना है दोस्तों। अब आप लोग बताएंगे आयुष्मान भारत योजना कब और किस राज्य में पहली बार लॉन्च की गई थी। ठीक, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला बना। देखो सांबा जिला किस राज्य में पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। ये जिला आयुष्मान भारत योजना तो आप लोग बता रहे हैं कि कब लॉन्च की गई थी और किस राज्य में लॉन्च की गई थी, हैं कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो भी स्कीम चलाए, मतलब वर्ष भर में 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा इसके जरिए मिलता है। किसके? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दोस्तों। इसके अंतर्गत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला बना था कौन? सांबा जिला। कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। दोस्तों हम ऑप्शन के जरिए आपको लगभग 6-7 महीना पुरानी ये करंट रिवाइज करा दे रहे हैं, लेटेस्ट करंट के साथ साथ जो 6-7 महीने के हैं आपको, इसलिए आप परेशान मत होना। ठीक, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दोस्तों अभी हाल ही में भू वैज्ञानिक पार्क की स्थापना की जा रही है, जैसे जियोलॉजिकल पार्क बोलते हैं। ठीक, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। ठीक दोस्तों, हाँ आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला भू वैज्ञानिक पार्क, मतलब इंग्लिश में जियोलॉजिकल पार्क की अगर बात कर ले दोस्तों, कहाँ? जबलपुर मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नोट कर लेना दोस्तों। एक ये कि तमिलनाडु मिड डे मील, जो स्कूलों में अभी तक मिड डे मील की व्यवस्था थी सिर्फ, मिड डे मील कब चालू हुई? 1995 में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए मिड डे मील का क्या रूप है तो वो कमेंट करें, क्योंकि अभी हाल ही में 2020-21 में इसको अपग्रेड करके इसका अलग नाम दे दिया गया है। ठीक, पोषण अभियान के तहत है, हिंदी हम दे रहे हैं आपको पोषण अभियान के, इसलिए आप पूरा नाम इसका क्या है इस समय वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कैसे? मिड डे मील जो 1995 से लागू है दोस्तों, अब उसको अपग्रेड करके कब 2020-21 में इसे अपग्रेड कर दिया गया है पोषण अभियान के तहत। अब उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स। तमिलनाडु में मिड डे मील के साथ साथ अब ऐसा पहला राज्य बन गया जो नाश्ता भी कराएगा स्कूलों में। इससे स्कूलों में बच्चों की संख्या लेकर प्रोत्साहित करना, बच्चों में खुशी माना, जिससे स्कूल में बच्चे आने के लिए प्रोत्साहित हों, इसके लिए उन्होंने मिड डे मील के साथ साथ दोपहर मध्याह्न भोजन के साथ साथ नाश्ता देने का भी कार्यक्रम शुरू किया है। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। मिड डे मील योजना के तहत नाश्ता भी दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, ऐसा यूपी में भी हो जाए, सभी लोग जाने लगेंगे मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील 1995 में नाश्ता देने वाला तमिलनाडु पहला राज्य बना। और एक चीज़ और है अभी तमिलनाडु के बारे में आप लोग नोट कर लेना दोस्तों कि जो सड़क पर जो जानवर रहते हैं, सड़क पर जानवर, पालतू जानवर नहीं, जो सड़क पर घूमते रहते हैं, उनके लिए उनके स्वास्थ्य या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ बीमारी हो जाती है, उनके लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उनके लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। क्या 2 फैक्ट याद है? पहला मिड डे मील के साथ मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता भी देने वाला पहला राज्य बना तमिलनाडु। और सड़क पर जो जानवर रहते हैं उनके लिए पालतू नहीं दोस्तों, पालतू अलग चीज़ है, जो सड़कों पर ऐसे घूमते रहते हैं, जैसे कानपुर में कई जगह दिखेंगे आपको, उनके लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना कौन? तमिलनाडु। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? पहला डिजिटल बैंक के चिन्ह में केरल राज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कब कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? 12 जनवरी, 11 जनवरी या 24 जनवरी या 25 जनवरी? दोस्तों आपको बताना होगा कब ये करेंगे। 12 जनवरी, 12 जनवरी। अरे 12 जनवरी के किस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस। इस मौके पर 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ करे थे? हुबली, धारवाड़, कर्नाटक में। हुबली कर्नाटक में। कब से कब तक ये आयोजन चलेगा आपसे पूछ लिया जाए तो 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक। ठीक, 5 दिवसीय कार्यक्रम है। देखो आपसे क्या पूछा? राष्ट्रीय युवा महोत्सव दिवस 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसकी के वर्षगांठ पर? स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर, उनके जन्मदिन के वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसी राष्ट्रीय युवा दिवस को राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी मनाया जाए, कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन से संस्करण आपसे पूछ लिया जाए तो 26वां संस्करण की बात है। और कब से कब तक? 12 से 16 जनवरी। कहाँ पे? हुबली, कर्नाटक में। दोस्तों आप स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर बात करना चाहे तो उन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कभी किसी अलग वीडियो में उनके लिए बहुत अच्छे से डिटेल के साथ बताए गए दोस्तों। ठीक, प्रैक्टिस सेशन में किसी ने। अब बात करते हैं, अगर थीम की बात कर ले, किसकी थीम की? तो विकसित युवा, विकसित युवा, विकसित भारत। अगर 26वां राष्ट्रीय महोत्सव की अगर थीम पूछ ली जाए तो विकसित युवा, विकसित भारत। कब से कब? 12 से 16 जनवरी, हुबली, कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। किस वक्त? 12 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर। दोस्तों अब इसके देखते हैं कि इसमें इसकी लोगो क्या है, इसकी थीम क्या है। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इसके लिए लोगो और शुभंकर जारी किया है। वो लोगो और शुभंकर क्या है? देखो लोगो की अगर लोगो की बात करें, किसकी? राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो 26वां कर्नाटक में मनाया जा रहा है, इसकी लोगो की बात करें, लोगो की, तो ये कमल का फूल से प्रेरित है। ठीक, इसके इनका लोगो कमल का फूल से प्रेरित है। और कमल फूल कैसा है? राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प। अगर इनके शुभंकर की बात करें, किसकी? 26वां महोत्सव की शुभंकर की बात करें तो चंपी चिक्का हाथी। ठीक, ये ज्यादा आपके डीप में हो जाएगा दोस्तों। क्या शुभंकर, चंपी, चिक्का, हाथी और लोगो इतना नहीं पूछते हैं पे आपका, या फिर आरओ या पीसीएस देना हो तब, लेकिन फिर भी जानकारी इतनी तो होनी चाहिए। थीम, लोगो जब लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, कमल से प्रेरित इसका लोगो है। और चंपी, चिक्का, हाथी। और जो लोगो है वो उड़ीसा के बंसीलाल द्वारा दिया गया है। किसके? उड़ीसा के बंसीलाल द्वारा इसका लोगो दिया गया दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें जो इसका कौन सा 26वां संस्करण है और ये कब से पहली बार मनाया जा रहा है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कब से पहली बार मनाया जा रहा है, 1995 से। कब से? 1995 से राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है पहली बार। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि ठीक 25वां राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था पुदुचेरी। ठीक, कहाँ हुआ था? पुदुचेरी हुआ था इसका महोत्सव का आयोजन। क्या क्या जाना कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर कौन सा 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुबली कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। है कब से कब तक चलेगा? 5 दिवसीय, 12 से 16 जनवरी के बीच में। ठीक है, ये पहली बार 1995 में मनाया गया, शुरुआत हुई थी इसकी महोत्सव की। थीम क्या है? विकसित युवा, विकसित भारत है। ठीक है, और
और ये इसके लोगो है जो कमल से प्रेरित है, जो बंसीलाल उड़ीसा से ने इसका लोगो को लॉन्च किया था, बनाया था, मतलब है। इसका शुभंकर बात है चंपी चिक्का हाथी जय जो। ठीक दोस्तों, अब चलते, इसका आंसर क्या हो, ए। अब बात करते हैं 11 जनवरी दोस्तों। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के मौके पर मनाते हैं। क्या मानव तस्करी नहीं, राष्ट्रीय लगा लेना दोस्तों, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के तौर मनाते हैं। कौन से 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के तौर मनाते हैं। बात करें 26 जनवरी तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर। अभी कल हमने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में बताया था, आप लोग कमेंट करें कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और एक चीज राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, अब बात करें 25 जनवरी को तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक, क्या बात है, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस दोस्तों, और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के तौर पर मनाते हैं दोस्तों। कल हमने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में बताया, आप लोग कमेंट जरूर करें कि कब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो गया, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बात करते हैं केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दोस्तों आकाशवाणी रंग भवन नई दिल्ली दो बार लिखा है दोस्तों, नई दिल्ली में Y20 समिति इंडिया के कर्टेन रेजर इवेंट के यूथ 20 समिति लोगो और वेबसाइट की थीम लॉन्च की शिखर बैठक कहाँ होगी दोस्तों। Y20 मतलब यूथ 20। इस शिखर सम्मेलन की बैठक हर समय जो देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है उसके साथ साथ इसकी भी बैठक होती है। G20 की अध्यक्षता पहली बार भारत इस वर्ष करेगा शिखर सम्मेलन के, हैं, और अध्यक्ष इस समय वो है 1 दिसंबर 2022 से अध्यक्ष तक इसके पास है, भारत के पास इसके G20 थी। और G20 शिखर सम्मेलन की बैठक कब करेगा, 2023 में करेगा। इसी के साथ साथ हर बार से यूथ 20 की बैठक होती है। इससे पहले 2022 में कब हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी, क्योंकि इंडोनेशिया में G20 की भी शिखर सम्मेलन की बैठक थी कब, 2022 में। इसलिए भारत पहली बार इसकी आयोजित कर रहा है। कहाँ कर रहा है, ये गुवाहाटी असम में। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया, गुवाहाटी असम। ठीक, G20 के साथ साथ इसकी भी बैठक की जाती है। अभी नई दिल्ली में दोस्तों इसके लिए शुभांकर थीम लॉन्च की है खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर ने, युवा एवं खेल मंत्री के। इसकी थीम और लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात कितना है कि इसका जो शिखर सम्मेलन की बैठक है कहाँ हो रही है, गुवाहाटी असम में, भारत पहली बार कर रहा है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं बी ऑप्शन। चुरा चांदपुर जो मणिपुर में पड़ता है, इसके लिए अभी हाल ही में SC/ST हब का 2000 हब सम्मेलन का आयोजित किया गया। कब के लिए किया गया दोस्तों, ये किया गया दोस्तों, देखो राष्ट्रीय SC/ST हब सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, ये मणिपुर में किया गया है। मणिपुर के किस जगह किया गया है, चुराचांदपुर मणिपुर, चुराचांदपुर पूरा नाम है। अब बात करते हैं जोधपुर राजस्थान, तो जोधपुर राजस्थान में अभी हाल ही में 2022 में सुरक्षा मंथन
2022 का सम्मेलन किया गया भारतीय सेना डेजर्ट क्रॉप्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारतीय सेना जो डेजर्ट क्रॉप्स है, जो उसकी यूनिट है, किसकी? भारतीय सेना के दोस्तों, उसके द्वारा किया गया। कहाँ पे ये किया गया? राजस्थान, जोधपुर है। बात करते हैं गोवा। गोवा में अभी हाल ही में एक दोस्तों सम्मेलन किया गया था, उसका क्या नाम है? उसका नाम है तो विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया था। उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य, उज्ज्वल भारत पावर एक्ट 2047। ठीक, इसकी बैठक की गई थी। किसकी? उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य पावर एक्ट 2047 किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। आपने चारों देखिए, गुवाहाटी असम में U20 का शिखर सम्मेलन की पहली बार भारत अध्यक्षता करेगा। ठीक, चौराचांदपुर में, मणिपुर में राष्ट्रीय SC/ST हब सम्मेलन की बैठक की गई, आयोजन किया गया। कहाँ पे? मणिपुर में। जोधपुर राजस्थान में सुरक्षा मंथन 2020 का आयोजन किया गया। और गोवा में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एक्ट 2047 के आयोजन किया गया। ठीक, जितनी भी जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, उतना आपको रिवीजन के तौर पे ऑप्शन के जरिए हम आपको पहुंचा रहे हैं, इसलिए जरूर हर बार इन्हें नोट करके चलना, जिससे आप परीक्षा में गलत ना करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के किस डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? अभी हाल ही माइकल देवव्रत है दोस्तों, यहाँ पे देवव्रत कर लेना, देवव्रत पात्रा को इनकी कार्यकाल जनवरी 2023 तक थी दोस्तों, लेकिन अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इनकी बढ़ा के कब तक? 2024 जनवरी तक। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं बी ऑप्शन, तपन कुमार डेका। ये IB के प्रमुख हैं, IB इंटेलिजेंट ब्यूरो के ये प्रमुख हैं। इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं ये चारों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, किसी ना किसी पेपर में आपको एज इट रखी मिलेगी। ठीक, कि RBI IB के प्रमुख इस समय वर्तमान में कौन है? तो तपन कुमार डेका है दोस्तों। कहते हैं सी ऑप्शन, राजीव बहल की दोस्तों। किसके? राजीव बहल की बात करते हैं। राजीव बहल ICMR के महानिदेशक नियुक्त किए गए। किसके? ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR के ये महानिदेशक नियुक्त करे गए। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अभी हाल ही में कोविड के दौरान इस महानिदेशक पद का जो बहुत ज़्यादा क्रेज हो गई, क्योंकि इनके ऊपर कोविड के दौरान संचालन करने के लिए बहुत काम था। इन्होंने बहुत अच्छा अपना इनसे पहले जो भी थे वो बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए इनका महत्व ज़्यादा है। पूछा जा सकता है कि कोविड के दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ही सबसे ज़्यादा काम था। अब बात करते हैं अजय कुमार सूद। वर्तमान में दोस्तों ये भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। कौन? अजय कुमार सूद, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार। इसका आंसर क्या हो गया? माइकल देवव्रत पात्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस आत्मकथा अनजान साक्षी, ठीक, अजय साक्षी का वो MS धौली ने किया दोस्तों। प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार या अनुराधा राय या स्मृति जुबिन ईरानी या रस्किन बॉन्ड। अभी हाल ही में प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की ये दोस्तों पुस्तक है। पुस्तक जितनी भी है, कोई भी हम ऑप्शन जरिए आपको रिवीजन करा है। जैसे अनुराधा राय बी ऑप्शन लिखा है, इनकी बहुत चर्चित पुस्तक है द अर्थ स्पेन। इसमें तो जुबिन ईरानी की एक अभी बहुत चर्चित पुस्तक है, इस वर्ष लिखी गई लाल सलाम, पूछी भी गई है कई पेपरों में। लाल सलाम, ठीक, किसकी कृति है? केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी की। अब बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की। तो रस्किन बॉन्ड की बहुत पुस्तक है ए लिटिल बुक ऑफ, क्या है दोस्तों? ए लिटिल
बुक ऑफ इंडियाज सेलिब्रेटिंग 75 years of independence। ठीक, क्या रस्किन बॉन्ड बहुत ही चर्चित लेखक हैं दोस्तों। इसके जो भी बुकें हैं पूछी जाती हैं, कभी किसी समय इनकी जितनी भी होंगी एक साथ पूछते करा देंगे। किसकी? रस्किन बॉन्ड की ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक दोस्तों, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, भारत के बहुत अच्छे। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? ए प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार। अब बात करते हैं इस साल विदेश मंत्रालय द्वारा किस देश की सरकार के सहयोग से विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया? फिजी, पुर्तगाल या मिस्र या भारत? अभी हाल ही में दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। हर बार विदेश मंत्रालय, भारत का विदेश मंत्रालय किसी न किसी देश में विश्व हिंदी दिवस मनाता है, जिससे हिंदी का प्रचार प्रसार विश्व में अच्छे तरीके से हो सके। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय द्वारा हर बार विदेशों में किया जाता है। तो इस बार किस देश के सहयोग से किस देश में किया जा रहा है? तो देखो आपके इस बार वाला विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन दोस्तों कैसे विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के या फिजी देश के सहयोग से किया जा रहा है। किसके? फिजी देश के सहयोग से किया जा रहा है। और कब से कब तक किया जा रहा है? ये 15 से 17 फरवरी। कब से? 15 से 17 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका अगर आपसे संस्करण दोस्तों पूछ लिया जाए कौन सा संस्करण है, ये इसका विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस का ये 12वां संस्करण है। कहाँ किया जा रहा है? फिजी में किया जा रहा है। फिजी देश के सहयोग से किया जा रहा है। कब से? 15 से 17 फरवरी 2023 तक है। और आपसे पूछ लिया गया 11वां संस्करण कहाँ हुआ था? ये हुआ था मॉरिशस में। ठीक दोस्तों, कहाँ हुआ था? ये हुआ था मॉरिशस में दोस्तों हुआ था। 11वां संस्करण मॉरिशस में, 12वां संस्करण फिजी में विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से। और फिजी की अगर राजधानी पूछ ली जाए तो सुआ राजधानी है इनकी। ठीक है, 12वां संस्करण 15 से 17 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में अगर बात करें मॉरिशस में अभी हाल ही में दोस्तों कहाँ पे दोस्तों, सॉरी, पुर्तगाल के राजधानी जो लिस्बन है दोस्तों, वहाँ पे अभी हाल 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया दोस्तों? ये दोस्तों किया गया लिस्बन पुर्तगाल में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। अब बात करते हैं मिस्र की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अभी हाल ही में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक, 8वां वैश्विक सम्मेलन कहाँ? मिस्र में। यहाँ पे नागालैंड के जो राज्यसभा सदस्य है फागोन, उन्होंने भाग लिया था। कहाँ के? नागालैंड के राज्यसभा सांसद ने यहाँ पे भाग लिया था। उनका नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फागोन नाम है। और बात करें भारत में अभी हाल ही में 7वां रायसीना हिल का आयोजन किया जाए। 7वां रायसीना डायलॉग हिल का आयोजन कहाँ किया था? नई दिल्ली में। वो 7वां प्रत्येक वर्ष होता है। कहाँ पे? राष्ट्रपति के जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे आसपास है, वहाँ ही आयोजित किया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में लंदन स्थित फर्म हेनले एंड पार्टनर्स ने वर्ष 2023 लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया। शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जितनी भी डाटा बता रहे हैं देखो किसके द्वारा जारी किया गया है। लंदन की एक फर्म है, क्या नाम है? हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि किसके द्वारा जारी किया और किस देश की ये फर्म है, ये किसके, लंदन की। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पासपोर्ट की वैल्यू है दोस्तों, पासपोर्ट की वैल्यू है या वीज़ा और रिवाल्वर की स्थिति है कितने देश तक हम इस पासपोर्ट के माध्यम से घूम सकते हैं बिना वीज़ा के दोस्तों, इसका इसमें प्रदर्शन किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में ये जारी की गई है किसके द्वारा, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। इसमें दोस्तों 199 पासपोर्ट प्लस 227 गंतव्य स्थान को शामिल किया गया है। आप बात करें इसमें जापान देश के लगातार 5वें वर्ष, कितनी बार याद रखना, लगातार 5वें वर्ष सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा ताकतवर पासपोर्ट बना रहा। ठीक, तो जापान शीर्ष पे कितने देशों में ये यात्रा कर सकता है अगर अपने पासपोर्ट करते हैं, 193 देशों में। अब बात करते हैं 192 देशों के साथ सिंगापुर और दक्षिण कोरिया द्वितीय स्थान पर, कितने, तो ये कितने देशों में अपने पासपोर्ट का यूज करते हैं, 192 देशों। अब बात करते हैं जर्मनी और स्पेन, तो 190 देशों में इसका स्थान है। इसके बाद थर्ड स्थान रहेगा किसका, जर्मनी और स्पेन का संयुक्त रूप से। द्वितीय स्थान पर संयुक्त रूप से सिंगापुर और दक्षिण कोरिया है। इससे पहले जापान और सिंगापुर थे, लेकिन अब अलग अलग हुए, सिंगापुर दक्षिण कोरिया है द्वितीय स्थान पर, कितने, 192 देशों में हैं। और जर्मनी और स्पेन की बात करें 190 देशों में। फिनलैंड, इटली और लक्समबर्ग की बात करें तो फोर्थ स्थान पे है दोस्तों, कितने देशों, 189 के देशों में। अब बात करें दोस्तों भारत की, भारत इस वर्ष 59 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल की स्थिति, मतलब 59 देशों में अपने वो पासपोर्ट के माध्यम से जा सकता है। ठीक दोस्तों, वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कितने देखो, 59 देखो, इस बार 85वां स्थान रैंक में हासिल हुआ है। पिछली बात करें ये 2023 की है, बात करें 2022 की दोस्तों तो 83वां स्थान हासिल हुआ था। इस बार 2 स्थान नीचे गया है भारत। ठीक है, पहले 83 थी, अब 85 है। ठीक है, यहाँ पे 2 स्थान नुकसान हुआ है भारत को। ठीक, कितना है, 85वां स्थान है दोस्तों किसका, 2023 में पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का। ठीक, जापान शीर्ष पे किसने जारी किया, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा, लंदन की फर्म है। बात इतनी, आपको जितने देशों तक पहुंच है या फ्री पासपोर्ट द्वारा जा सकता है ये नहीं पूछा जाए। जिनमें शीर्ष पे जापान है, दूसरे पे दक्षिण कोरिया और सिंगापुर है, भारत स्थान 85 है। किसने जारी की, हेनले एंड पार्टनर्स ने। तो आंसर क्या होगा, ए। चलते हैं नेक्स्ट। देखो दोस्तों, विभिन्न ऑपरेशन आपके जो इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पे आज करा रहे हैं। ऑपरेशन ओलिविया कहाँ पे किया गया है, ओडिशा के समुद्री तट पे ओलिविया नामक एक कछुओं की जो प्रजाति है उसको बचाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। ठीक दोस्तों, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड भारतीय नौसेना द्वारा इसे चलाया गया था। जो मेडिसिन हैं विभिन्न देशों से लाने के लिए या ऑक्सीजन टैंकर को कोविड के दौरान उसके लिए किसके, अगर ऑपरेशन समिति के फर्स्ट की बात करें तो कोविड के दौरान जब पहली बार कोविड लगा था तो देशों से फंसे लोगों को लाने के लिए, देखो समुद्र फर्स्ट की बात करें तो लोगों को लाने के लिए, समुद्र सेतु सेकंड की बात करें तो ऑक्सीजन टैंकर और मेडिसिनों के लाने के लिए किया गया। दोनों में अंतर है दोस्तों। ठीक, ऑपरेशन मिशन सागर ये विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। ठीक, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, खुद को कोविड से बचाव रखने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया कि हम खुद सुरक्षित रहें। ठीक है, किससे, कोविड से। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल के द्वारा किया गया था, कहाँ, राजस्थान में किया गया था। ऑपरेशन सर्व किसके द्वारा, बीएसएफ के द्वारा। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय ने चलाया था, कहाँ, जब अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अपना कब्जा कर लिया तो वहाँ फंसे लोगों को लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने ये ऑपरेशन चलाया था। क्या नाम था, ऑपरेशन देवी शक्ति दोस्तों। ऑपरेशन निन्ने परस्ते किसके माध्यम से दोस्तों चलाया गया था,
देखो दोस्तों, ऑपरेशन इंद्रप्रस्थी की बात करें तो ये बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए, किसके, बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन आहट की अगर बात करें, ये भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था, लेकिन किसके लिए चलाया गया था, ये बच्चों प्लस महिलाओं की तस्करी को रोकने के लिए। वो सिर्फ बच्चे थे, ये बच्चे प्लस महिलाओं के। ऑपरेशन गंगा की बात कर रहे हैं तो रूस और यूक्रेन युद्ध के समय बच्चों को बाहर निकालने के लिए कहाँ से, यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा को चलाया गया था। ठीक दोस्तों, बात करते हैं ऑपरेशन परिवर्तन। आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा गांजे की खेती को करने या सप्लाई को ठप करने के लिए इसके चलाया गया था। बात करते हैं ऑपरेशन मिशन अमानत, ये भारतीय रेलवे द्वारा चलाया, जो भी सामान यात्रियों को खो जाता है उसको ट्रैक करने के लिए चलाया गया था। क्या, ऑपरेशन मिशन अमानत है भारतीय रेलवे द्वारा। ठीक, अब बात करते हैं ऑपरेशन सतर्क, ये भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा दोस्तों चलाया गया है। ऑपरेशन सतर्क का क्या मतलब है, ये तंबाकू की तस्करी, तंबाकू या इन सब के सेवन के, जो तंबाकू के जरिए जितने भी उत्पाद होते हैं उसकी तस्करी रोकने के लिए। ठीक दोस्तों, ऑपरेशन उपलब्ध को टिकट की कालाबाजारी के लिए, किसके, टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए चालू किया गया था। और ऑपरेशन मेक सीबीआई द्वारा बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए, किसके, बच्चों के यौन शोषण। और ऑपरेशन नारकोस को, नशीले पदार्थों को रोकने के लिए, किसके द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। दोस्तों, जितने भी प्रमुख ऑपरेशन थे इस वर्ष आपके लिए आ सकते हैं, पेपर में करा दिए करंट अफेयर के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए दोस्तों, हैं, और लाइक शेयर जरूर किया करिए दोस्तों, और पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।